आज इकोनॉमिक्स का अपना पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी। पहला चैप्टर है जिसमें हमारा इंडियन इकोनॉमी ऑन द एवा ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक, इसके बारे में वैसे पूरी जो 12th में हमने इंडियन इकोनॉमी पढ़नी है उसमें इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ा जाएगा कि इंडिया की इकोनॉमी कैसे रही है। अलग अलग चैप्टर्स आएंगे। तो पहले बात कर लेंगे इंडिपेंडेंस के टाइम पे, यानी कि जब इंडिया 1947 में जब फ्रीडम मिला तो उस टाइम पे इंडियन इकोनॉमी की हालत कैसी थी। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी मतलब एक तरह से सिंपली कह सकते हैं कि देश में चल क्या रहा था, सिंपल सी बात है। ठीक, देखो इसमें नोट्स आपको फेसबुक पेज पे मिल जाएंगे। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, द सोल पर्पस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल वॉज टू यूज़ इंडियन इकोनॉमी फॉर ब्रिटेन्स रैपिडली ग्रोइंग इंडस्ट्रियल सेक्टर। कहने का मतलब मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता चलता हूँ यहाँ पर कि इसमें क्या था कि 1947 के टाइम पर देखो जैसे ही टाइम पीरियड चल रहा था ना 1900s का, ये तो यहाँ पे आके एकदम 1947 में जो हमें फ्रीडम मिला तो वहाँ पर एक चेंज हुआ। उससे पहले यहाँ पे किसका रूल था, जो ये एरिया था 1900 या उससे पहले की बात करूँ तो इससे पहले किसकी रूलिंग थी, सारी की सारी ब्रिटिश गवर्नमेंट की रूलिंग थी। और इसके बाद यहाँ से जो आगे कंटिन्यू हुआ फर्दर, ये जगह जो टिल डेट आज तक, ठीक है, जो ये वाला एरिया, ये हमारे यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो हमारे पढ़ने लायक है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिलेटेड है सारा काम, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कैसे रूल करती थी इंडिया को, ठीक, कैसे चलाती थी। तो इसमें क्या पॉइंट निकल के आता है, कह रहा है कि जो सोल पर्पस था ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का वॉज टू यूज़ इंडियन इकोनॉमी फॉर ब्रिटेन्स रैपिडली ग्रोइंग इंडस्ट्रियल सेक्टर। एक्चुअली ऐसा था, ये इंडिया है और ये ब्रिटेन है। ठीक, तो यहाँ पे इंडिया में ब्रिटिश रूलर्स थे। हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा, बस थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, ये तुम्हें पता है वैसे कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स का रूल चलता था। तो वो लोग क्या करते थे, यहाँ पे जो इंडिया में जितना भी सामान बनता था, ये जो आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे, ये सारा अपना यहाँ पे ब्रिटेन को और ज़्यादा ग्रो करने में उसको यूज़ करते थे इंडिया की इकोनॉमी। मतलब इंडियन इकोनॉमी का यूज़ जो किया जाता था ब्रिटिश रूलर्स के द्वारा, वो ब्रिटेन की ग्रोथ में किया जाता था। ठीक है, तो मतलब इंडियन इकोनॉमी एक तरह से बैकवर्ड रह जाती थी और ब्रिटेन अपना ग्रो करता चलता था। बस इस चैप्टर में मेनली हमें ये पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है, एज अ रिजल्ट इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज इन वेरी बैड शेप। इसी वजह से, क्योंकि ग्रोथ वगैरह तो यहाँ हुई नहीं, देखी नहीं किसी ने ग्रोथ, तो ये बहुत ही बैड शेप में थी। इसमें अब हमारे पास पहला क्वेश्चन जो आएगा, जो एग्ज़ाम्स के हिसाब से भी बनता है, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। ठीक, इसके लिए मैंने क्या किया है, क्योंकि इसमें हमारे पास 8 पॉइंट्स हैं टोटल, और मुझे पता पॉइंट्स याद करने में बहुत मुश्किल होती है, तो इसके लिए मैंने एक कोडिंग बना दी है, बैकवर्ड आईपीएल तो तुम लोग देखते ही हो, पता है तुम्हें क्या होता है। तो इसमें कोडिंग से हम नाम को याद कर पाएंगे। ठीक है, जैसे इसमें बैकवर्ड से हमारे पास 3 पॉइंट आएंगे, आई से रिलेटेड हमारे पास 2 पॉइंट आएंगे, एक पी आएगा और एक एल आएगा, 7 पॉइंट इसमें कवर अप हो जाएंगे, 1 पॉइंट एक्स्ट्रा हम याद कर लेंगे। ठीक, अब इसमें देखो पहला पॉइंट क्या आएगा हमारे पास निकल के, बैकवर्ड। मैंने क्या बताया ना, 3 पॉइंट हमारे बैकवर्ड से आएंगे, तो इसमें बैकवर्ड से पहला पॉइंट आएगा हमारे पास कि इकोनॉमी ही बैकवर्ड थी, बैकवर्ड इकोनॉमी। ठीक, इसमें क्या होता है, बैकवर्ड कैसे बोल सकते हैं एक इकोनॉमी की बैकवर्ड है। देखो एक एग्जांपल के हिसाब से तो मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो कि टोटल 100 लोगों की इनकम 50,000 रुपये है। ठीक है, तो इसमें पर पर्सन की इनकम कितनी होगी, हम इसको कटिंग करके देख लेंगे कि एक पर्सन कितना कमाता है, 500 रुपये। ये जो पर पर्सन कमाई है, इस चीज़ को हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। जो पर पर्सन की कमाई होती है, इस चीज़ को हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो बैकवर्ड कब होती है, जब ये इनकम बहुत ही लो हो। ये एक एग्जांपल के लिए यूज़ किया है, ये कोई पैरामीटर नहीं है कि 500 से ऊपर होगी या 500 से कम, वो नहीं,
सिर्फ एक मेजरमेंट के लिए मैंने तुम्हें बताया कि पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है। पर पर्सन इनकम जो होती है वो पर कैपिटा इनकम होती है हमारी। ठीक। बैकवर्ड इकोनॉमी, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़, ठीक, अंडर डेवलप, ये रहा पॉइंट हमारे पास, ये रहा। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैव लो पर कैपिटा इनकम एंड इंडिया वाज नो एक्सेप्शन टू इट, और इंडिया इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है इसका। ठीक है। 1947-48 की बात करें तो पर पर्सन इनकम या पर कैपिटा इनकम वाज 230 रुपये, यानी कि एक पर्सन की एवरेज कमाई 230 रुपये थी। मतलब उसमें कुछ लोग ज़्यादा भी कमाते थे, कुछ बहुत कम भी कमाते थे, तो ऑन एवरेज निकल के सबकी कमाई कितनी आती थी, एक बंदा 230 रुपये कमाता है। पीपल वर पुअर, डिडंट गेट प्रॉपर मील्स अ डे, यानी कि लोग बहुत पुअर थे और उनको खाने पीने के लिए भी ठीक से नहीं मिलता था। दे हैड नो शेल्टर एंड क्लोथिंग, तो इसमें बेसिक नीड्स जो थी कोई भी पूरी नहीं हो रही थी, ना फूड, ना शेल्टर और ना क्लोथिंग। मोस्ट ऑफ द पीपल वर अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड मतलब जिनके पास काम नहीं होता। तो इसमें एक मैंने यहाँ पे कॉलम बना रखा है, देखो, फैक्ट्स टू रिमेंबर, यानी कि वैल्यूज़ के लिए अलग कॉलम बना दिया कि वैल्यू तुम्हें बार बार हर क्वेश्चन में बहुत सारी वैल्यूज़ मिलेंगी, तो ये तुम यहाँ पर जब देखोगे ना पूरा क्वेश्चन, तो इसमें फैक्ट्स टू रिमेंबर का कॉलम चलेगा पूरा, तो तुम्हें पॉइंट में याद करनी आसान हो जाएगी। देखो फर्स्ट नंबर पॉइंट के लिए हमारे पास कितने वैल्यू याद करनी है, 230 रुपये, ठीक, पर कैपिटा इनकम। बस ये पहला पॉइंट हो गया हमारे पास। ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। अपना सेकंड पॉइंट है हमारे पास एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस, की एग्रीकल्चर बहुत ही बेकार था, बैकवर्ड से ही पॉइंट आना था ना हमारे पास, तो हमारे पास पॉइंट आएगा हमारे पास इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, बस इंडस्ट्री, सॉरी, एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। ठीक है, सेकंड नंबर पॉइंट। एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस, यानी कि इकोनॉमी तो पूरी बैकवर्ड थी, साथ में एग्रीकल्चर भी बैकवर्ड था। ठीक, इसमें देखते हैं अब क्या पॉइंट है हमारे पास एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस से रिलेटेड। कहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी वॉज प्रीडोमिनेंटली एग्रीकल्चरल, इंडियन इकोनॉमी जो थी वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी पूरी की पूरी की, अधिकतर लोग यहाँ पे किसान होते थे। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी वॉज 50% इन 1948। सबसे पहले जीडीपी का मतलब बताता हूँ। जीडीपी मतलब जो देश पूरी कमाई करता है उस चीज़ को हम बोलते हैं जीडीपी। जैसे मान लो तुम्हारे घर के 5 मेंबर हैं और उसमें 2-3 मेंबर कमाते हैं, तो टोटल जो घर की कमाई है वो घर की कमाई बोलते हैं। इसी तरह जो देश की कमाई है उसको हम बोलते हैं जीडीपी। ठीक, तो इसमें जो जीडीपी मतलब देश की कमाई में 50% हिस्सा एग्रीकल्चर का था 1948 में, जो कि देखा जाए तो आधा हिस्सा एग्रीकल्चर से कमाते थे, और इसके अंदर 72% पॉपुलेशन एंगेज थी एग्रीकल्चर में। ठीक, प्रोडक्टिविटी वॉज 710 kg पर हेक्टेयर। अब हेक्टेयर का मतलब बताता हूँ तुम्हें, हेक्टेयर का मतलब क्या, देखो जैसे तुमने एक स्केल तो देखा ही है, नॉर्मली 1 फीट का एक स्केल आता है जैसे, तो यहाँ पे जैसे ये 1 फुट है और ये एरिया 1 फुट है। ठीक है, मतलब मैंने उसकी लेंथ और ब्रेड जो तुमने 10th मैथ्स में पढ़ी थी ये ले ली। ठीक है, 1 फुट का एरिया। तो अगर मैं इसका एक स्क्वायर बनाऊँ ना कि 1 फीट इधर की साइड और 1 फीट इधर की साइड हो, तो एक स्क्वायर जब मैं बनाऊँगा इस चीज़ को मैं क्या बोलूँगा कि ये मेरा एरिया है। एरिया ऐसे निकालते थे हम, एरिया कितना निकल के आएगा 1 स्क्वायर फीट। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा होता है, 2 स्केल्स रख के देखना। ठीक, एक 1 फीट का इधर और एक 1 फीट का इधर, तो उससे जो स्क्वायरिंग बनेगी ना वो एरिया हमारे पास 1 स्क्वायर फीट का होता है। इसी तरह अब हेक्टेयर का देखो क्या मतलब निकलेगा। हेक्टेयर का मतलब होता है कि 328 फुट, 328 फुट इधर अप्रॉक्सीमेटली और 328 फुट इधर, ये कोई बताएगा नहीं, तुम्हें देख लेना। ठीक, यहाँ पर अगर मैं इस एरिया की बात करूँ ना, ये वाला 328 फुट वाला स्क्वायरिंग का एरिया, तो इस चीज़ को मैं बोलता हूँ 1 हेक्टेयर। अब खुद सोचो कितना ज़्यादा बैठेगा, 328 स्केल्स रख दी तुमने एक लाइन में सीधा, और 328 इधर रख दिए 1 फुट वाले, तब जाके वो चारों साइड से जब कवर करोगे तब जाके वो 1 हेक्टेयर एरिया बनेगा, जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो इसमें क्या था कि प्रोडक्टिविटी जो आती थी हेक्टेयर वाइज वो 710 किलो आती थी 1 हेक्टेयर की वीट के लिए, गेहूँ के लिए, और 660 kg पर हेक्टेयर आती थी राइस के लिए 1947-48 में, जो उस हिसाब से बहुत कम थी। अब इसमें फैक्ट्स देखो क्या क्या रिमेंबर करने के लिए। 50% जीडीपी है जो किससे आती थी, 72% पॉपुलेशन से। 710 रुपये
सॉरी 710 केजी, 710 केजी वीट की प्रोडक्टिविटी थी और 600 केजी राइस की 660 केजी राइस की प्रोडक्टिविटी थी। ठीक है, तीसरे पॉइंट पे चलते हैं हम अपना, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। फिर बी से पॉइंट आना था तो शीट भी खुद उड़ के आ गई। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारे पास इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। चलो, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। अब इंडस्ट्री की बात करें तो वो भी बैकवर्ड थी। इंडस्ट्री का मतलब एग्रीकल्चर नहीं होता, एग्रीकल्चर तो होता है जो जहाँ पे मतलब गेहूँ, चावल, ये सब चीज़ें उगाई जाती हैं। ठीक है, इंडस्ट्री का मतलब जो मेनली काम करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ पे प्रोडक्शन होती है गुड्स वगैरह की, जैसे साबुन हो गया और शैम्पूज़ हो गए, इंक बनाना हो गया। ठीक है, कारपेंटर वगैरह से रिलेटेड काम हो गया, फर्नीचर से रिलेटेड, वो सारा हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है। ठीक, इंडस्ट्रियल सेक्टर। देयर वॉज लिटिल डेवलपमेंट ऑफ देयर वॉज लिटिल डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट बहुत ही कम था। लार्ज इंडस्ट्रीज यूज टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स, वो क्या बनाती थी, कंज्यूमर के लिए गुड्स बनाती थी, मतलब जो वो यूज़ कर सके। एंड प्रोडक्शन ऑफ मशीन वॉज ऑलमोस्ट निल, यानी कि कहने का मतलब जैसे हमारे पास एक मशीन है, ठीक, या मान लो 10 मशीन्स हैं, तो ये क्या करती थी, ये कंज्यूमर के लिए तो प्रोडक्ट बनाती थी, लेकिन इससे मशीन से मशीन नहीं बनती थी। ठीक है, ये बनता था, मशीन से मशीनें नहीं बनती थी। तो इसकी वजह से क्या है कि मशीन से आगे मशीन तो बन ही नहीं पा रही, तो एक लिमिट तक ही हम सब लोगों की डिमांड को सेटिस्फाई कर पाएंगे। अब बात रहेगी जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो और लोगों की नीड्स कैसे सेटिस्फाई होंगी। अब देखो आगे कैसे होगा। स्मॉल स्केल यानी कि जो छोटे लेवल की जो इंडस्ट्रीज़ थी, और कॉटेज मतलब कुटिया, जो घर में इंडस्ट्रीज़ खुलती थी, घर में जो काम करते हैं ना लोग, वो वॉज वेरी लेस इन नंबर, वो भी बहुत कम लोग थे जो काम करते थे। ठीक है, फॉर बल्क ऑफ कैपिटल गुड्स रिक्वायरमेंट, कैपिटल गुड्स मतलब वही मशीन वाली रिक्वायरमेंट। इंडियन इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन इम्पोर्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन, वही देख लिया ना कि महंगा सामान वो सारा ब्रिटेन से ख़रीद के देते थे, कि जो भी महंगा सामान होगा ब्रिटेन से ख़रीदा जाएगा ताकि ब्रिटेन को पैसा वापस किया जा सके। ठीक, ये हो गया हमारे 3 पॉइंट हो गए बैकवर्डनेस वाले। बैकवर्ड से मैंने 3 पॉइंट बताए थे तुम्हें, बैकवर्ड इकोनॉमी, एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस और इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। ठीक है, अब ये आएगा आई से 2 पॉइंट, याद है ना कोड IPL, आई से 2 पॉइंट आने हैं। तो पहला पॉइंट है हमारे पास डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स, ये वाला आई, डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स। कह रहे हैं कि कंट्री हैड टू हैवली डिपेंड्स ऑन इम्पोर्ट, ये तो ऊपर वाले पॉइंट में पढ़ ही लिया था वैसे हमने। फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द कंट्री, यानी कि जो टैंक्स वगैरह हो गए या बंदूक वगैरह हो गई, जो आर्म्ड फोर्सेस का सामान होता था, टू सेवरल कंज्यूमर गुड्स लाइक सिलने की मशीन होती है, कपड़े सिलने की, मेडिसिन, तेल, बाइसाइकिल, ऑल दीज वर इम्पोर्टेड फ्रॉम अब्रोड। तो यानी कि बड़ी से बड़ी चीज़ से लेके छोटी से छोटी चीज़, ठीक, वो सारा का सारा बाहर से आता था सामान। ये थी इंडस्ट्री की हालत हमारी इकोनॉमी की, इंडियन इकोनॉमी की। ठीक है, 5वां पॉइंट है हमारे पास फिर इलिटरेसी एंड पॉवर्टी। इलिटरेसी का मतलब गरीबी, तो इलिटरेसी कितनी थी देखो, इलिटरेसी वॉज बोथ कॉज एंड इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी, इसको यही इसका कारण भी माना जाता था और यही इसका जो इफ़ेक्ट आया वो भी यही माना जाता था पॉवर्टी का, इलिटरेसी, क्योंकि लोग कम पढ़े लिखे थे। ड्यू टू इलिटरेसी पीपल वर अनेबल टू यूज़ नई टेक्निक्स इन एग्रीकल्चर, नई टेक्निक्स यूज़ ही नहीं कर पाते थे एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्री में। जो ऊपर की 2 कमियां थी ना, हमने ऊपर पढ़ी थी, एग्रीकल्चर बैकवर्ड है, इंडस्ट्री बैकवर्ड, वो इस वजह से थी क्योंकि नई टेक्निक्स नहीं यूज़ होती थी। एंड ऑर्गेनाइज ट्रेड एंड कॉमर्स ऑन मॉडर्न लाइन्स, यानी कि नई तरीके से काम को वो नहीं कर पाते थे। 1948 में अगर मैं देखूँ तो रेट ऑफ लिटरेसी वॉज 18%, कहने का मतलब सिर्फ हर 100 में से, नंबर आते हैं ना इससे तुम्हारे, हर 100 में से सिर्फ 18 लोग पढ़े लिखे थे। तो कितने अनपढ़ थे टोटल, 82% अनपढ़ थे। ठीक, इन अदर वर्ड्स 82% ऑफ द पॉपुलेशन वॉज इलिटरेट। फैक्ट्स टू रिमेंबर, 18% ही लिटरेट्स थे हमारे पास। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जैसे रोड्स वगैरह हो गई, और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, जैसे फैसिलिटी आजकल 24 घंटे लाइट आती है, कम्युनिकेशन बात करने के लिए आज 4G नेटवर्क है, वीडियो कॉलिंग है। तो पहले जो क्या सिस्टम था इसका, ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विच कंप्राइज्ड ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा, ये भी बहुत बेकार था।
1948 में पावर जनरेशन सिर्फ 2100 मेगावाट की होती थी और रेलवे की जो लेंथ थी वो सिर्फ 53,596 किलोमीटर थी, जो अब कई ज़्यादा है। इसमें फैक्ट्स टू रिमेंबर 2100 और 53,596। ठीक, अगला पॉइंट है हमारे पास 7th, लिमिटेड अर्बनाइजेशन, यानी कि शहरीकरण जिसको मैं बोलता हूँ कि लोग शहर में जो शिफ्ट होते थे वो बहुत कम थे। आजकल देखा ना, आजकल शहरों की तरफ ही भागते हैं गांव से। तो क्या है कि पहले शहर में लोग बहुत कम जाते थे। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया लिव्ड इन विलेजेस, गाँव में रहते थे। इन 1948 ओनली 14% ऑफ पॉपुलेशन लिव्ड इन अर्बन एरियाज़। 14% पॉपुलेशन ही सिर्फ शहर में रहती थी और 86% रूरल एरियाज़ में रहती थी हमारे पास। ठीक, रूरल पॉपुलेशन लैक्ड अपॉर्चुनिटीज़ आउटसाइड एग्रीकल्चर। तो फिर गांव में क्या काम रहता था कि उन्हें एग्रीकल्चर का ही काम करना आता था। ठीक है, तो ये 14% अर्बन जो है, इसमें ये वाला याद करने वाला पॉइंट है हमारे पास। अगला पॉइंट है स्टेगनेंट इकोनॉमी। स्टेगनेंट का मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ, एक बार रीड आउट कर रहा हूँ, फिर बीच में स्टेगनेंट का मीनिंग खुद आएगा। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड इंडियन इकोनॉमी रिमेन्ड ऑलमोस्ट स्टेगनेंट एंड ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी वॉज वेरी स्लो। स्टेगनेंट वर्ड ना स्टेबल से मिलता जुलता है, मतलब एक होता है ना स्टेबल हो जाना, स्टेबल मतलब कंसिस्टेंट, एक समान जैसे, यानी कि उसमें ग्रोथ नहीं होना। जैसे मान लो कि आपने पहले महीने में 100 रुपये कमाए, अगले महीने में 101 रुपये कमा लिए, 102 रुपये, तो इसमें कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई कोई। ठीक, इस चीज़ को हम बोलते हैं कि नियर स्टेबल। तो इसमें क्या है कि ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी वॉज वेरी स्लो, की ग्रोथ रेट होती ही नहीं थी। फॉर ऑलमोस्ट अ सेंचुरी, 100 साल तक एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम, यानी कि पर पर्सन की जो आमदनी थी ना, वो सिर्फ 0.5% ही बढ़ती थी। कहने का मतलब कि अगर बंदा 500 रुपये कमा रहा था ना एक साल में, तो उसका आधा % निकाल के देखना, 500 मल्टीप्लाई बाय 0.5/100। ठीक, एक तो 25/100, यानी कि उसकी जो इनकम इंक्रीज़ होती थी सिर्फ 2.5 रुपये होती थी, तो वो कितने रुपए कमा पाता था? सिर्फ 502 रुपये कमा पाता था, बस इतनी सी ग्रोथ थी उसकी इनकम में। ऑन द अदर एज, हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, अगर मैं देखूं कि जो पॉपुलेशन जिस रेट से बढ़ रही थी उससे और भी डिफ़िकल्टी हो जाती थी टू मेंटेन इवन द प्रोपोज्ड ग्रोथ रेट, कि वो जो ग्रोथ रेट है 0.5% वाली, इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल कर देती थी। और पॉवर्टी भी थी साथ साथ, पॉवर्टी मतलब जो गरीबी होगी, वॉज वाइड स्प्रेड एंड अबाउट 40% पीपल आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, और 40% लोग तो ऐसे थे जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे थे। यानी कि गरीबी रेखा का मतलब हुआ कि जितना तुम्हें पैसा चाहिए डेली की नीड्स पूरी करने के लिए, खाने पीने की, उससे भी कम पैसा कमाना, उस चीज़ को हम पॉवर्टी लाइन बोलते हैं। तो इसमें फैक्ट्स टू रिमेंबर है 0.5%, ठीक है, ग्रोथ रेट। और अगर ये याद करना तुमने 40%, तो ये भी यहाँ पे लिख लेना, अपना मेंशन कर लेना 40%, ठीक है, 40% पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन। एक बार रिमाइंड करा देता हूँ, ये एल से जो था ना, ये लिमिटेड अर्बनाइजेशन वाला, ये वाला पॉइंट हमारा अलग था, सॉरी स्टेगनेंट इकोनॉमी वाला, कोड में जो नहीं आता, स्टेगनेंट इकोनॉमी वाला पॉइंट हमारा अलग था। ठीक है, 8 पॉइंट थे, एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। इकोनॉमी 3 पॉइंट थे, बैकवर्ड वाले 3 पॉइंट थे। बैकवर्ड इकोनॉमी, एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। आई से 2 पॉइंट थे, डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स, इलिटरेसी इन पॉवर्टी। ठीक, और पी से था पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, और एल से था लिमिटेड अर्बनाइजेशन, और एक पॉइंट अलग से याद कर लेना, स्टेगनेंट इकोनॉमी। फैक्ट्स टू रिमेंबर ये लिखे हुए सारे के सारे, एक बार याद कर लेना अच्छी तरह। ठीक, एक क्वेश्चन हमारा ये वाला पूरा हो गया। फिर इसके बाद अगली वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें हम अपने ट्राई करेंगे कि और 2 क्वेश्चन अपने निपटा लें। ठीक, अगला क्वेश्चन जो हम कवर अप करेंगे वो ये वाला होगा, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कैरी ऑन करते हैं।